विद्युत धारा की यही चल रहा है ना, यही है भाई, यही है भाई, ये पक्का। क्या होता है EMI? क्या होता है? बस ठीक है, इधर देखो, इधर उधर नहीं, इधर बोर्ड पे, बस ठीक है। देखो ये थोड़ा ढंग से पढ़ो, फालतू बातें मत करो, नहीं तो फिर क्यों ऐसे तैसे कर रहे हो? क्यों? चलो, बात किसकी कर रहे हैं? विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की। इसकी खोज की थी ऑरेस्टेड नामक वैज्ञानिक ने। ऑरेस्टेड ने बताया कि जब किसी भी चालक तार के अंदर धारा प्रवाहित की जाती है तो धारा प्रवाह के दौरान वो चुंबक की तरह व्यवहार करता है, उसमें चुंबकीय गुण उत्पन्न होते हैं। इसी को धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं, जिसकी खोज करने के श्रेय जाता है ऑरेस्टेड नामक वैज्ञानिक को। लिखो इसकी खोज, लिखो खोज ऑरेस्टेड, खोज ऑरेस्टेड, लिखो ऑरेस्टेड ने इसकी खोजी थी। फिर लिखो आगे, लिखा बेटा खोज किसने की? ऑरेस्टेड ने। लिखो जब किसी चालक तार में, क्यों? जब किसी चालक तार में परिपथ के अंदर, परिपथ के अंदर विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित की जाती है, विद्युत धारा, जब किसी चालक तार में परिपथ के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उस परिपथ के चारों ओर चुंबकीय गुण उत्पन्न होते हैं। चुंबकीय गुण उत्पन्न होते हैं, चुंबकीय गुण उत्पन्न होते हैं, जिससे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं, जिसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट। बेटा ऑरेस्टेड ने प्रयोग करके बताया कि जब किसी चालक तार में बंद परिपथ के अंदर हो और हम उसमें धारा प्रवाहित करें तो ये कुछ दूरी तक चुंबकीय गुण उत्पन्न करता है और इसके द्वारा चुंबकीय गुणों का उत्पन्न करना ही चुंबकीय प्रभाव कहलाता है, यानी कि चुंबक की तरह व्यवहार करना। इसमें दो चीज होगी, एक तो होगा चुंबकीय क्षेत्र। क्या होगा बेटा? चुंबकीय क्षेत्र। अब देखो आपके सिलेबस में सिर्फ इतना सा लिखा है फैराडे का नियम, इसके अलावा कुछ भी नहीं लिखा। इसके अलावा प्रश्न फैराडे से आने के चांस है, तो फैराडे का नियम क्या ये आपको थोड़ा सा आना चाहिए। बाकी फैराडे इससे जुड़ा हुआ इसलिए मैंने दो लाइनें इसकी लिखा। सिलेबस में तो केवल फैराडे ही है, चुंबक उम्बक पूरा नहीं है, तो फालतू पढ़ के कोई मतलब नहीं है। जो सिलेबस में वो पढ़ना चाहिए, क्योंकि सिलेबस ही इतना कि पूरा कर लो तो ही बहुत है। ध्यान रखना मित्रों, जितने क्षेत्र तक चुंबकीय गुण उत्पन्न होंगे उस क्षेत्र को चुंबकीय क्षेत्र कहेंगे। और चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय बल रेखाएं पाई जाती हैं।
चुंबक के बारे में आपने सुना होगा, जिसमें दो सिरे होते हैं N और S, तो ये भी चुंबक की तरह व्यवहार करेगी। और याद करो, इसमें हम काल्पनिक रेखाएं होगी नहीं, मानते हैं कि कुछ काल्पनिक रेखाएं चुंबक से निकलती हैं और जितनी दूर तक वो जाती है वहां तक चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो चुंबकीय बल रेखाएं हमेशा N से निकलती और S में प्रवेश करती है। N से निकलेगी और तो निकास N से, प्रवेश S में, यानी कि दिशा हमेशा किधर होगी? आया समझ में कुछ? चुंबकीय बल रेखाओं की विशेषता है कि हमेशा N से निकलती है और S में प्रवेश करती है और ये एक दूसरे को कभी नहीं काटती है, आपस में एक दूसरे को कभी काटती नहीं है। और जितनी दूर तक ये चुंबकीय बल रेखाएं फैली होगी वही चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। तो लिखो चुंबकीय क्षेत्र व चुंबकीय बल रेखा। चुंबकीय क्षेत्र व चुंबकीय बल रेखाएं। चुंबकीय क्षेत्र व चुंबकीय बल रेखाएं। लिखो, किसी चुंबक के चारों ओर का किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक चुंबकीय क्षेत्र महसूस होता है, नहीं, जहां तक चुंबकीय गुण महसूस होते हैं, जहां तक चुंबकीय गुण या चुंबकीय प्रभाव, ये की बात है, महसूस होता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। फिर नया पैराग्राफ बना के लिखो, चुंबकीय क्षेत्र को चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए काल्पनिक रेखाएं खींची जाती हैं। काल्पनिक रेखाएं खींची जाती हैं जिसे चुंबकीय बल रेखाएं कहते हैं। जिसे चुंबकीय बल रेखाएं कहते हैं, जो सदैव चुंबक में N सिरे से निकलती हैं, N सिरे से निकलती हैं तथा S सिरे में प्रवेश करती हैं। N से निकलेगी, S में प्रवेश करेगी तथा चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती, कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। ये कभी सत्य सत्य कथन आ जाए हल्का सा तो ध्यान रखना, हालांकि चांस ना का बराबर है कि चुंबक सिलेबस में नहीं है, बट जहां चुंबकीय क्षेत्र लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, वहां
हल्का सा चुंबकीय बल रेखाओं का परिचय भी दिया हुआ है। तो प्रश्न एनसीईआरटी से उठाए, आरबीसी से उठाए, तो उस चैप्टर से उठाए तो हमें पूछ सकता है। तो निर्भर करेगा एग्जामिनर प्रश्न कहाँ से ले रहा है, और सिलेबस को, केवल सिलेबस को फॉलो कर रहा है तो सीधा विद्युत धारा, विद्युत सेल है ना सिलेबस के अंदर। क्या क्या है, चल नहीं है क्या? सिलेबस याद है किसी को? क्या क्या है? वही जो है, देखो क्या क्या है। विद्युत धारा, सुनना, विद्युत धारा, ओम का नियम, फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण, जनित्र मोटर, घरों में संयोजन व्यवस्था, हो गया ना, श्रेणी क्रम, समांतर क्रम। फिर घर में काम आने वाली और विद्युत सेल, इलेक्ट्रिक सेल, बस 3 टॉपिक है जिसमें हमने सब कुछ पढ़ लिया है। फैराडे पढ़ लेंगे, केवल सेल बचेगा, बाकी ये सब कुछ आज पढ़ लेंगे। तो कुल मिला के आज लगभग हो जाएगा सेल को छोड़ के, एक विद्युत सेल बचेगा, और अगर टाइम मिला तो सेल भी कर लेंगे, निर्भर करेगा समय पर। नेक्स्ट, कुल मिला के कोशिश ये है कि आज इस टॉपिक को पूरा कर दिया जाए। तो आप भी थोड़ा सा स्पीड रखना और मैं भी स्पीड रखूंगा, और आज इस यूनिट को पूरी कर दी जाए। फिर बाय बाय। नेक्स्ट लिखो, एन सिरा और एस सिरा, साउथ और नॉर्थ, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। नेक्स्ट, बोलूंगा तब लिखोगे ना, मैंने कुछ बोला ही नहीं। मैं बोल रहा था तब तक किसी ने कुछ पूछ लिया, मैंने जवाब देना शुरू कर दिया। अब वापस मेरी बात पे आता हूं। लिखो भाई, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता बताऊं? टेस्ला। ऐसा ही मात्रक क्या होगा बेटा? टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक, क्षेत्र पूछिए तो क्या दोगे? टेस्ला। अक्सर वेबर का पूछते हैं, वो चुंबकीय क्षेत्र का नहीं है, ध्यान रखना, वो फ्लक्स का है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना पूछ क्या रहा है। क्षेत्र का पूछिए तो टेस्ला, ऐसा ही मात्रक। इसके अलावा गोस भी होता है, लिखो टेस्ला व गोस। गोस भी चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है। एक गोस में 10⁻⁴ टेस्ला होते हैं। देखो बेटा, एक घोष बराबर 10⁻⁴ टेस्ला। हाँ, तो देखो पहले मैंने बोला चुंबकीय प्रभाव विद्युत धारा का, कि भाई किसी भी बंद परिपथ में जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वो चालक तार चुंबक की तरह व्यवहार करता है। इसको हमने विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहा, और इसके बारे में हमें सबसे पहले जिस वैज्ञानिक ने बताया, खोजा, उसका नाम है फैराडे। जहां तक, जितने दूर तक इस चुंबक का प्रभाव रहता है उसको नाम दिया चुंबकीय क्षेत्र। और चुंबकीय क्षेत्र को बताने के लिए कितना दूर तक होगा, हम कुछ काल्पनिक रेखाएं खींचते, होती नहीं है, मानते हैं, उन रेखाओं को नाम दिया चुंबकीय बल रेखाएं, जो हमेशा चुंबक के अंदर 2 ध्रुव होते हैं, 2 सिरे होते हैं, एक उत्तरी ध्रुव नॉर्थ और एक दक्षिणी ध्रुव साउथ। तो नॉर्थ से हमेशा निकल करके साउथ के अंदर प्रवेश करती है। ऐसा चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा बताई गई है। चुंबकीय बल रेखाएं जिसकी दिशा होती है और एक दूसरे को कभी नहीं काटती है, और वहां तक पाई जाती है जहां तक चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव होता है। चुंबकीय क्षेत्र को मापने का जो इकाई है उसको हम एसआई, स्टैंडर्ड यूनिट है, वो नाम दिया गया है टेस्ला। इसके अलावा बड़ा मात्रक है जिसको नाम दिया गया है गॉस। 2 शब्द आपको याद रखने। नेक्स्ट लिखो बेटा, चुंबकीय फ्लक्स। 2 लाइन इसको भी लिखा देते हैं लगे हाथ, क्योंकि एक फेमस शब्द है चुंबकीय फ्लक्स। क्या होता है चुंबकीय फ्लक्स?
चुंबकीय फ्लक्स किसको कहते हैं? बहुत बार सुना होगा आपने ये शब्द। है भाई बेटा, ये कोई पदार्थ है और इसको हमने, वस्तु को हमने चुंबकीय क्षेत्र में रखा तो इसके लंबवत जितने भी चुंबकीय बल रेखाएं गुजरेगी, इन्हीं को हम कहते हैं चुंबकीय फ्लक्स। बस इतना सा ध्यान रखना। किसी भी वस्तु को चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर उसके लंबवत गुजरने वाली कुल चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को, बल रेखाओं को क्या नाम दिया जाता है? चुंबकीय फ्लक्स, जिसका ऐसा ही मात्रक क्या है? वेबर। लिखो, किसी भी वस्तु को चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर उसकी सतह के लंबवत गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की सतह के लंबवत गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को उस सतह का चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। उस सतह का चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। लिख दो, ऐसा ही मात्रक वेबर। चुंबकीय फ्लक्स का स्टैंडर्ड यूनिट क्या होगी? वेबर। वेबर नहीं, वेबर। सुनाई नहीं दे रहा क्या? चाइनीज बोल रहा हूं क्या? चाओ म्याओ थोड़ी बोला मैंने। चुप, तुमसे पूछा क्या? चलो इधर तो आया कुछ समझ में? ठा पड़ा कुछ? इस सतह के लंबवत गुजरने वाली इस सतह के लिए बल रेखाओं को क्या नाम दे देंगे? चुंबकीय फ्लक्स। परिभाषा तो समझ में आया ना? याद रखने की जरूरत नहीं है ना? जरूरत है ही, कैसे नहीं है? गजब यार, याद नहीं रहेगा तो फिर सत्य सत्य कैसे सही करोगे कथन? कि हम जाने, हमारा काम जाने। सही है? हाँ सर। इधर कोई रिएक्शन नहीं है, इधर भी नहीं। ये दो ही रिएक्शन देते रहते हैं। आप अच्छे बच्चे हो ना, समझते हो, सुनते हो और याद करते हो। ये तो इनके काम करते हैं। नेक्स्ट। अच्छा, आप भी समझते हो क्या? अच्छा, नेक्स्ट लिखो। दो नेक्स्ट, नया टॉपिक, अगला बिंदु लिखो। विद्युत चुंबकीय प्रेरण, EMI जिसका बोलते हो। लिखो बेटा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, EMI। किसकी अशुद्धि है ये? देखो, मुझे ज्यादा हिंदी में सिखाओ, मुझे थोड़ा बहुत आता वही भूल जाऊंगा। लिखो, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, प्रेरण, प्रेरित होना, इंडक्टिव, बंद होगी बेटा, पूरी अंदर जाके वापस अंदर जा रही है ना, विद्युत वारी खुली होती।
विद्युत धारा केवल निकलती है, वापस कहाँ जाती है? ये वापस प्रवेश कर रही है, तो लूप बना नहीं बना, तो बंद हुई कि नहीं हुई? और वो बंद नहीं होगी। नेक्स्ट बढ़ो आगे, लिखो इसके अंदर विद्युत चुम्बकीय प्रेरण क्या होता है। लिखो, यदि किसी परिपथ से परिपथ सर्किट से गुजरने वाली चुंबकीय फ्लक्स में गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाए तो प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। तो प्रेरित धारा उत्पन्न होती है जिसे विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। ध्यान रखना बेटा, ये कह रहा है, इधर देखो, मान लो ये कोई एक परिपथ है, इसमें एक तारों की कुंडली है, मतलब तार लगा है, और इसके पास हमने एक चुंबक लाई। ठीक है, अब इस चुंबक को इसके पास ले जाएंगे तो इस चुंबक से बल रेखाएं निकलेगी। तो जितनी बल रेखाएं इसके लंबवत निकलेगी उनकी संख्या को तो फ्लक्स कहते हैं, चाहे कोई भी सतह हो। इसके सतह निकलेगी तो इसका फ्लक्स हो जाएगा। अब ये कह रहा है कि मान लो ये कुंडली है और ये चुंबक है, इन दोनों को आपस में सापेक्ष गति हो तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने से जब हम यहाँ पर गैल्वेनोमीटर लगाएं तो इसके अंदर सुई में विक्षेप आएगा, यानी कि धारा की स्थिति को धारा की उपस्थिति को बताता है। इन्होंने कहा कि जब इसके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करे तो ही होगा, नहीं तो नहीं। जैसे ये कुंडली पड़ी है, आपने चुंबक रख दिया, कुछ नहीं होगा। आपने चुंबक को लाया ले जाए दूर, इन दोनों के बीच गति हुई तो चुंबकीय फ्लक्स आया, कम हुआ, बड़ा कम हुआ, तो परिवर्तन हुआ तो धारा उत्पन्न होगी। और इस धारा को नाम दे दिया प्रेरित धारा। और इसके अगर विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा तो नाम दे दिया प्रेरित विद्युत वाहक बल, और इस क्रिया को नाम दे दिया विद्युत चुंबकीय प्रेरण। अगर दोनों के बीच सापेक्ष गति होगी, यानी कि फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो ही उत्पन्न होगा, और परिवर्तन की दर बढ़ा दोगे तो धारा का मान बढ़ जाएगा, परिवर्तन कम कर दोगे तो धारा का मान कम हो जाएगा, बंद कर दोगे तो धारा नहीं होगी। यह है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। था पढ़ा थोड़ा बहुत? जब कोई चुंबक, वापस ढंग से सुनना, मैंने डेफिनेशन क्या लिखाई कि किसी परिपथ में गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करने से विद्युत धारा उत्पन्न होती है जिसे प्रेरित धारा कहते हैं, और ये होता चुंबकीय प्रेरण। मैंने ये कहा कि किसमें परिवर्तन होना चाहिए? चुंबकीय फ्लक्स में। तो सबसे पहले जैसे मैंने कहा चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होना चाहिए, तो पहला मेरा प्रश्न है चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है? तो किसी भी सतह से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं, इसलिए मैंने पहले परिभाषा लिखाई। ठीक है मित्रों, अब ये कह रहा कि इस कुंडली के पास हम चुंबक को रखेंगे तो चुंबक अपना क्षेत्र बताएगी, और जहां तक चुंबक का क्षेत्र होता है वहां तक चुंबकीय बल रेखाएं जाती है। ये भी मैंने लिखा दिया। अब ये कह रहा कि इसमें परिवर्तन होना चाहिए, किसमें? चुंबकीय फ्लक्स में, और फ्लक्स का मतलब चुंबकीय बल रेखाओं में। और परिवर्तन कब होगा? जब हम चुंबक को पास ले जाएंगे तो बल रेखाएं ज्यादा होगी, जब हम दूर लाएंगे तो बल रेखाएं कम हो जाएगी।
पास ले जाएंगे ज्यादा हो जाएगी, दूर लाएंगे कम हो जाएगी। तो इस दौरान फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा नहीं है, कम ज्यादा हो रहा नहीं है, तो यहां पर धारा उत्पन्न होगी। इसको नाम दिया विद्युत चुंबकीय प्रेरण। अब ये पास ले जाने की गति तेज हो जाएगी तो धारा का मान बढ़ जाएगा, कम हो जाएगी तो धारा का मान कम हो जाएगा, और अगर गति नहीं हो यानी कि फ्लक्स में परिवर्तन नहीं हो तो धारा उत्पन्न नहीं होगी। इसको नाम दिया विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ठा पड़ा? ये है बेटा। किसको ठा नहीं पड़ा? पीछे एकदम सिंपल वे में बताया मैंने। कोई दिक्कत? तो लिखो नीचे लाइन, लिखो प्रेरित विद्युत धारा तभी उत्पन्न होगी जब प्रेरित विद्युत धारा तभी उत्पन्न होगी जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो। तभी उत्पन्न होगी जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो, अर्थात चुंबक व कुंडली के मध्य चुंबक व कुंडली के मध्य सापेक्ष गति होनी चाहिए। अर्थात चुंबक व कुंडली के मध्य सापेक्ष गति, रिलेटिव मोशन, सापेक्ष गति होनी चाहिए। यदि सापेक्ष गति का मान बढ़ाया जाए, यदि सापेक्ष गति का मान बढ़ाया जाए तो प्रेरित धारा का मान बढ़ेगा। तो प्रेरित धारा का मान बढ़ेगा तथा सापेक्ष गति कम की जाए तो धारा का मान भी कम होगा। तो धारा का मान भी कम होगा। एक होता है बेटा विद्युत चुंबकीय प्रेरण। बताओ, कभी भी कहीं पे भी शब्द आ जाए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्स या शब्द आ जाए विद्युत चुंबकीय प्रेरण, तो आप कर लोगे। चार ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है ना, सीधा दिमाग में आ जाएगा क्या है कि कोई भी चुंबक होनी चाहिए और तारों का समूह कुंडली होनी चाहिए और दोनों के बीच गति होनी चाहिए। अरे भाई, जनरेटर नाम सुना आपने? जनरेटर में क्या करते हैं, एक चुंबक लेते हैं, उसको खोखला करते हैं, फिर उसके अंदर एक आर्मेचर डालते हैं, उसके अंदर तारों का कुंडली डालते हैं, फिर इसके घुमाते हैं। तो बताओ ये इस तरह इसमें गति हुई कि नहीं हुई? भाई भले ही तो चुंबक में गति हो, भले ही कुंडली में गति हो, दोनों के बीच में गति होनी चाहिए, आपस में गति होनी चाहिए, फ्लक्स में परिवर्तन होना चाहिए। तो आपस में जब गति होगी तो बताओ यहां बल रेखाएं हैं, वो ये भाग इधर चला गया, पीछे वाला आगे आया, तो दोनों यहाँ की बल रेखा कम, पीछे वाली ज्यादा, तो दोनों बल रेखाओं में चेंज होगा कि नहीं होगा? तो फ्लक्स बदला कि नहीं बदला? फ्लक्स का मतलब ही क्या? गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या। तो फ्लक्स बदलेगा तो विद्युत धारा उत्पन्न होगी, और धारा उत्पन्न होगी तो हम जनरेटर से धारा प्राप्त करते हैं। इसी का तो उपयोग किया गया। आया समझ में? और बाद में पता किया कि जब चुंबक और कुंडली के बीच गति की जाए तो गति करने से धारा उत्पन्न होती है। तो क्यों ना चुंबक के अंदर कुंडली लग के धारा दो तो ये गति करने लग जाएगी, इसका उल्टा भी हो जाएगा। और इसी का उपयोग अपन करते हैं। वो देखो पंखा चल रहा है। पंखा कैसे चल रहा है? देखा, पंखे की मोटर चुंबक होता है और उस चुंबक के चारों ओर तांबे के तारों का लेप फोल्ड होते हैं और उसमें हम धारा प्रवाहित करते हैं, तो इसका उल्टा ये घूमने लग जाता है, और इसको घुमाओ तो धारा देने लग जाता है। मोटर घूमती नहीं, मोटर
इसी का तो उपयोग हो गया। आया समझ में? ये है बेटा इसका उल्टा वापस, इसी को कहा जाता है ईएमआई। तो ये पंखा, ये मोटर किस पर काम करती है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत। जनरेटर किस पे काम करता है? सिद्धांत तो वही हुआ ना, तो ध्यान रखना। इसीलिए आपको एक शब्द लिख दिया जनरेटर। एक शब्द आपको मैं बताऊंगा ट्रांसफॉर्मर। वो सिद्धांत होता है अन्योन्य प्रेरण। ट्रांसफॉर्मर का सिद्धांत क्या है? अन्योन्य, अन्य नहीं, अन्योन्य प्रेरण, म्यूचुअल इंडक्शन। अन्योन्य प्रेरण या म्यूचुअल इंडक्शन जिसको कहते हैं। क्या होता है? एक कुंडली है, ये दूसरी कुंडली है। एक कुंडली में धारा प्रवाहित करने पर इसके अंदर विद्युत चुंबक बल रेखा उत्पन्न होने से पास उपस्थित दूसरी कुंडली में भी धारा उत्पन्न हो जाए, तो इसके प्रभाव से हो रहा है, तो इसको नाम दे दिया अन्य के प्रेरण से धारा उत्पन्न, तो अन्योन्य प्रेरण। ट्रांसफॉर्मर एग्जाम्पल क्या होगा? ट्रांसफॉर्मर। लिखो अन्योन्य प्रेरण, म्यूचुअल इंडक्शन। अगला एक शब्द लिखो अन्योन्य प्रेरण। अन्योन्य प्रेरण, म्यूचुअल इंडक्शन। लिखो पूरा 1 मिनट। बेटा छोटे छोटे शब्द समझ में तो आ रहे हैं ना? पहले बोला चुंबकीय क्षेत्र, फिर बोला चुंबकीय बल रेखाएं, फिर बोला चुंबकीय फ्लक्स। बताओ सबसे पहले मैंने क्या बताया? चुंबकीय क्षेत्र, वह क्षेत्र जहां तक चुंबक का प्रभाव होता है। फिर बताया चुंबकीय बल रेखाएं, वह चुंबकीय क्षेत्र में काल्पनिक रेखाओं को चुंबकीय बल रेखाएं कहते हैं। फिर बताया चुंबकीय फ्लक्स, किसी भी वस्तु को रखने पर उसकी सतह से लंबवत गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या। क्लियर बेटा? फिर बताया मैंने ईएमआई कि कुंडली और चुंबक के बीच गति करने पर फ्लक्स में परिवर्तन से धारा उत्पन्न होना चुंबकीय फ्लक्स कहलाता है। फिर बताया मैंने अन्योन्य प्रेरण कि 2 कुंडली रखी जाए और एक कुंडली में धारा का मान बढ़ाएं घटाएं बढ़ाएं घटाएं, तो उस धारा के परिवर्तन करने से पास उपस्थित दूसरी कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है, तो इसको नाम दे दिया अन्य से प्रेरित होकर के अन्योन्य प्रेरण। म्यूचुअल, पास उपस्थित, म्यूचुअल से क्या हुआ? इंडक्शन। और इसका एग्जाम्पल कौन होगा? ट्रांसफॉर्मर। लिखो क्या बोला मैंने? अन्योन्य प्रेरण। लिखो जब एक कुंडली में धारा परिवर्तन करके, जब एक कुंडली में धारा परिवर्तन करके पास उपस्थित दूसरी कुंडली में, पास उपस्थित दूसरी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित दूसरी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न करने की घटना को अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। तो ये हो गया बेटा अन्योन्य प्रेरण। और ये जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण उत्पन्न होता है, विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन करने से, ये उत्पन्न होने की क्रिया को ही कहा जाता है फैराडे का नियम। तो फैराडे ने यही नियम दिया था कि भाई जब कुंडली और चुंबक के बीच सापेक्ष गति की जाए तो प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होती है। इसको फैराडे का प्रथम नियम कहते हैं। और दूसरा नियम कि जिस वजह से उत्पन्न होता है उसी का हमेशा विरोध करता है। ये फैराडे के 2 नियम। सिंपल है,
बिना नाम लिए मैंने नियम आपको पूरा समझा दिया, अब नाम लेके लिखा देता हूं। समझा तो पूरा दिया ना, था पड़ गया ना, पक्का? कुछ तो ऐसे बैठे हो गया, हो गया, क्या हुआ तुम जानो, तुम्हारा काम जानो, हमें कोई लेना देना नहीं है। सही है ना? मैं बोर्ड पे कैसा पढ़ता हूं आप चेक करते हो, ठीक ही पढ़ता हूं ना? चेक कर रहे हो ना बोर्ड पे कैसा पढ़ता हूं मैं? ठीक ही याद रहता है मेरे को। ठीक है, लिखो तो, लिखो बेटा फैराडे के नियम, फैराडे लॉ, लॉज ऑफ फैराडे, फैराडे के नियम। किसके लिखूं? अरे यार इसमें क्या लिखना था? ले भाई, तूने कहा मैं नहीं लिखूं, ऐसा हो सकता? ले भाई, फैराडे के नियम। क्या कह रहा है रे? क्यों और बोला था तूने? फैराडे के नियम क्या होते हैं बेटा? फैराडे के नियम लिखो, प्रथम नियम लिखो, फर्स्ट लो, आज ले लो मजे तुम वही, फिर फ्री हूं कल से। लिखो फैराडे के नियम, वो लास्ट में कराऊंगा। फिर लिखो फैराडे के नियम, लिखो फैराडे के नियम। फिर ज्यादा मजे ले रहे तो फिर यही करना पड़ेगा ना, नहीं तो पढ़ो चुपचाप। फिर बेटा एक काम करना, मैंने जितना पढ़ाया है अब तक पूरा अच्छे से रिवाइज करना, और इस पूरे का मैं एक साथ क्वेश्चन का टेस्ट लूंगा, वो आपको मैं बता दूंगा, या आपको यहाँ अपने आप सूचना मिल जाएगी, कहीं नहीं। ध्यान रखना, ध्यान रखना प्यारे मित्रों, अच्छे से पढ़ के आना टेस्ट के अंदर। और मैंने विद्युत धारा में भी पूरा लेवल रखा है, न्यूमेरिकल तक मैंने कवर किए हैं। अब जिम्मेदारी आपकी रहेगी अच्छे से रिवाइज करना। जहां संभव हुआ मैंने न्यूमेरिकल भी करवाया, जहां संभव हुआ मैंने थ्योरी भी लिखाई। अब पढ़ना तो आपको ही है, तो पढ़ो फिर। हाँ सर, तो लिखो फैराडे के नियम, लिखो प्रथम नियम, फर्स्ट लॉ लिखो। लिखो जब किसी कुंडली से मिलान नहीं करना, वो कुंडली अलग है। जब किसी कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। दूसरा नियम लिखो, ये तो मैंने समझा दिया आपको कि फ्लक्स परिवर्तन होगा तो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, और धारा को प्रेरित धारा कहेंगे। दूसरा नियम है कि जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है वो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के क्या हो जाएगा बेटा? समानुपाती। ये है कि जितना ये क्या है? डी फाई, ये क्या है बेटा? डी फाई। फाई का मतलब होता है फ्लक्स, और टी मतलब होता है परिवर्तन। तो निश्चित समय में परिवर्तन की दर को लिखता है डी फाई बेटा डी टी। इसको पहले शब्दों में लिखा रहा हूं, फिर गणित में लिख देना। लिखो फैराडे का दूसरा नियम लिखो। प्रथम नियम क्या पूछ ले तो कि धारा फ्लक्स में परिवर्तन से विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, प्रथम नियम। दूसरा लिखो कुंडली में उत्पन्न
प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। लिख दिया। नेक्स्ट, तो ई लिख दो, समानुपाती d∅/dt। ये तो हो गया चुंबकीय विद्युत वाहक बल, और ये हो जाएगा फ्लक्स में परिवर्तन की दर, E प्रोपोर्शनल d∅/dt। ये हो गए फैराडे के दोनों नियम। कोई दिक्कत इसमें? क्लियर? तो लिखो बेटा, 2 लाइन समर्पित करते हैं। किसको? लिखो विद्युत जनित्र को। विद्युत जनित्र, हाँ 2 ही नियम, दोनों लिखा दिए। देखो बेटा, विद्युत जनित्र, विद्युत जनित्र या इसी को बोलते हैं जनरेटर, या इसी को बोलते हैं डायनमो। जनित्र कह दो, जनरेटर कह दो, या डायनमो कह दो, एक ही बात है। प्यारे मित्रों, ढंग से इधर बोर्ड पे देखो 2 मिनट। सबसे पहले ध्यान रखना, इसका सिद्धांत पूछ ले तो क्या होगा? विद्युत जनित्र किस सिद्धांत पे काम करता है भाई? तो हो जाएगा कौन सा? EMI। कौन सा सिद्धांत बेटा? विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो सिद्धांत पूछे तो बता दोगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत। इसका कार्य पूछे तो क्या होगा बेटा? क्या होगा? विद्युत नहीं, यांत्रिक ऊर्जा को किस में चेंज करेगा बेटा? विद्युत ऊर्जा में बदलेगा। कोई भी मशीन घूमेगी तो घूमना होता है यांत्रिक, और उसका रिजल्ट होता है इलेक्ट्रिक एनर्जी। इसके घटक 4 है मेन। इसमें क्या क्या होगी? एक सॉफ्ट होगी, एक सॉफ्ट होगी, एक खोखला चुंबक होगा, और एक आर्मेचर होगा, और वलय होंगे। वलय इसके अंदर होंगे। वलय 2 प्रकार के होते हैं, एक तो सी आकार के और एक एस आकार के, सर्पिल आकार। तो ये 4 भाग होते हैं। देखो इधर, हाँ जनरेटर की बात करते हैं। प्यारे मित्रों, एक चुंबक होगी। ये चुंबक ऐसी होगी जिसमें खोखली होगी, बीच में क्या होगी? खोखला भाग होगा। इस चुंबक के बीच में एक साफट होगी, और फिर आगे आर्मेचर होगा जो इसको घुमाने का काम करेगा। ले पानी डालो, कैसे भी करो इसको, भले आगे इंजन से जोड़ दो, घुमाने का काम। ये साफट रोड होगी, रोड को हम साफ्ट कहते हैं। सुन ले चुपचाप।
ठीक है भाई। इसके ऊपर तांबे की तारों का क्या होगा बेटा, जिसको हम कुंडली कहते हैं। और यहां पर बेटा ब्रुश लगे होंगे या वलय, दो प्रकार के, या तो ब्रुश होंगे या वलय होंगे। यहां ये दो ब्रुश होंगे और फिर ये ब्रुश आगे कनेक्ट होंगे किससे मित्रों, सर्किट से। फिर ये बैटरी होगी जहां हम धारा को क्या कर लेंगे, स्टोर या आगे प्राप्त करेंगे। तो ये है मित्रों एक विद्युत जनित्र का ढांचा, जनरेटर का ढांचा। चुंबक हो गई, एक एन है तो दूसरा एस हो जाएगा, ये एस है तो एन हो जाएगा। अब मित्रों इसको जब हम घुमाएंगे, जैसे देखो ये है आर्मेचर, ये हो गई चुंबक। अब इसको घुमाएंगे तो यहां दोनों तार के सिरे होंगे और सिरों पर दो ब्रुश लगे होंगे, ये दो ब्रुश। अब ये ब्रुश जब कनेक्ट होंगे तब तो धारा मिलेगी, लेकिन जैसे ही पीछे कर चला जाएगा, ब्रुश कनेक्ट नहीं, तो आधे चक्कर में धारा मिलेगी, फिर आधे में नहीं, फिर आधे में मिलेगी, फिर नहीं, आधे मिलेगी, फिर नहीं, तो आएगी जाएगी आएगी जाएगी, तो क्या हो जाएगी, एसी, प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेटिंग करंट। अगर हमें इसको डीसी बनाना है, कौन सी धारा बनानी है, तो यहां ब्रुश की जगह क्या लगाएंगे, ब्रुश हटा देंगे और बेटा ब्रुश की जगह लगाएंगे सी आकार के वलय, दिग परिवर्तक बोलते हैं जिसको। ये ऐसे होंगे तो बेटा आधे चक्कर में ये कनेक्शन, और जैसे आधे चक्कर में अगले गए तो ये लगातार कनेक्शन रहेंगे, अगले आधे चक्कर में यूं, तो सी आकार के हैं तो इनमें परिवर्तन होता है, तो लगातार कनेक्ट रहेंगे तो लगातार धारा मिलेगी, तो कौन सी हो जाएगी। तो जब हमें एसी वाला जनरेटर बनाना है तो क्या लगे होंगे, ब्रश, और अगर हमें डीसी का बनाना है तो वहां क्या लगा देंगे, दिक् परिवर्तक। बस इतना सा फर्क होता है, ये हो जाएगा डीसी, ये हो जाएगा एसी, बाकी सेम संरचना होती। इसको कहते हैं जनित्र जनरेटर मोटर। आया समझ में, लिखा दूं इसको, लिखो है भाई, लिखो विद्युत जनित्र जनरेटर डायनामो, फिर सिद्धांत लिख दो, कार्य लिख दो, घटक लिख दो और फोटो बना लो। फिर शब्दों में 2 लाइन लिखा देता हूं। क्या शब्दों में लिखने की जरूरत थोड़ी है, कहां जरूरत है, शब्दों में सिर्फ ये लिखा दूंगा ब्रुश का और दिक् परिवर्तक का अंतर, बाकी तो सेम ही है, क्यों पेज भरो फालतू। आर्मेचर, और विद्युत मोटर होगी जिसका उल्टा हो जाएगा। मोटर में सब कुछ सेम होगा, बस यहां धारा ले रहे हैं वहां धारा दे देंगे तो ये घूमने लग जाएगा, और ये घुमा रहे हैं तो धारा मिल जाएगी। तो मोटर जैसे इसका उल्टा सिद्धांत सेम हो गया, यहां धारा लेंगे वहां धारा देंगे। पंखा सेम, कूलर सेम, लिख दिया, चारों नाम लिख दिए। फोटो बना लिया, बना लो, जनरेटर बना दो ताकि बनाओगे तो आराम से। नहीं, वलय अलग होते हैं, एस-सी आकार के वलय, आधे अर्ध सर्पिलाकार कह दो, सर्पिलाकार वलय कह दो, एस आकार के, आधे जुड़ेंगे इधर आधे जुड़ेंगे इधर,
तो ऐसा हो गया तो एक तरफ ये जुड़ गया, एक तरफ ये जुड़ गया, तो लगातार कनेक्शन होगा। दिक् परिवर्तक हमेशा कैसे होंगे? सर्पिलाकार, ऐसा आकार। चलो बढ़ो आगे बोली। इसमें इतना सा लिख देना कि एसी प्रत्यावर्ती धारा जनित्र होगा तो वहां पर ब्रुश लगे होंगे तथा डिस, चलो मैं लिखा दूंगा नीचे नोट करके, छोड़ो आप मन से फिर घोटाला कर दोगे। हाँ पूरी बात समझे ही हुई फिर जीरो कर दोगे, भरोसा नहीं है तुम्हारा, और तुम्हारे भरोसे अगर काम हो जाए तो फिर चाहिए ही क्या, हो जाएगा। ठीक है फिर तो लिख दो, फिर भरोसे कहाँ हुआ। चलो ईमानदारी से कौन कौन अभी इस डायग्राम को बना रहे हैं? इतने लोगों में ईमानदारी है, बनाओ। ऐसा ये दुनिया बड़ी नेक्स्ट बढ़े आगे मित्रों, लिखो नोट, बाकी सब कुछ है, फालतू पेज नहीं भरना। चीजें समझ में आ गई तो फालतू पेज भर के क्या करोगे, 2 लाइन लिख देते डिफरेंट वाली। लिखो प्रत्यावर्ती धारा जनित्र में ब्रुश लगे होते हैं। ब्रुश, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र में ब्रुश लगे होते हैं जिस कारण एक चक्र के दौरान आधे चक्र में धारा प्राप्त होती है। आधे चक्र में धारा प्राप्त होती है तथा अगले आधे चक्र में धारा प्राप्त नहीं होती। आधे चक्र में धारा प्राप्त होती है तथा अगले आधे चक्र में धारा प्राप्त नहीं होती। जबकि दिष्ट धारा जनित्र में सर्पिलाकार या एस आकार के जबकि दिष्ट धारा जनित्र में सर्पिलाकार या एस आकार के वलय लगे होते हैं। जिन्हें दिक् परिवर्तक वलय कहते हैं। जिन्हें दिक् परिवर्तक वलय कहते हैं, जो लगातार जुड़े हुए होने के कारण डीसी धारा उत्पन्न करते हैं। डीसी। तो ये हो गया मेरे प्यारे मित्रों क्या
विद्युत जनित्र। अगला लिखो विद्युत मोटर। मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर, विद्युत मोटर। बेटा सब कुछ सेम होगा विद्युत मोटर में, बस वहां धारा देंगे, यहां धारा लेंगे, इतना सा फर्क है। तो लिखो विद्युत मोटर, लिख दिया। लिखो सिद्धांत, EMI सेम लिखो, ये सिद्धांत लिखो सेम, सिद्धांत विद्युत चुंबकीय प्रेरण। काम लिखो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, उल्टा लिखना है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना। लिख दिया होगा। नेक्स्ट लिखो ट्रांसफॉर्मर। अगला लिखो बहुत फास्ट है, ऐसा तो नहीं हो सकता। लिखो स्पीड बहुत फास्ट कैसे? मैं तो आराम से बातें कर रहा हूं आप लोगों से। चलो ठीक है, मैं थोड़ा सा मंद का प्रयोग करता हूं। चलो लिखो, कोई बात नहीं, मैं धीरे स्पीड से। इधर क्या कह रहे थे बताओ? रुको बीरा, किसी ने कहा था वापस पीछे चलो, उनको पूछ रहा हूं कहाँ दिक्कत हो रही है। किसी ने कहा था ना वापस पीछे, घटक इसके नहीं लिखने हैं, सिर्फ इतना ही लिखना है काम, बाकी एक जगह लिख दिया क्यों बार बार पेज भरते हो? पेज भर के राजी थोड़ी होना है। वापस बना दूं मोटर है यार, जोड़ दूं, मतलब क्या हुआ उसका? मुझे तो सिर्फ ध्यान रखना, मेरा उद्देश्य होता पेज कम भर के जो चीज समझाना चाहता हूं समझ में आनी चाहिए, और वो आ गई तो प्रश्न सही होगा, प्रश्न सही होगा तो बात खत्म। नेक्स्ट, अब चलूं आगे? अरे चलूं क्या? स्पीड धीरे रखनी है ना। हाँ लिखो ट्रांसफॉर्मर। बातें ट्रांसफॉर्मर। खोज किसने की थी ट्रांसफॉर्मर की? खोज करता, हाँ वैज्ञानिक का नाम क्या? वैज्ञानिक ने की थी। गजब, हे भगवान। लिखो माइक, लिखो खोज करता माइकल फैराडे। लिखो बेटा खोज करता इसका कौन है? माइकल फैराडे। मेरा तो विचार और कोशिश ये है कि जितना हो सके कम समय में ज्यादा से ज्यादा पढ़ाया जाए, इस उद्देश्य को लेकर ही मैं आया हूं। अब वो सफल कितना होऊंगा ये तो समय बताएगा। हो गया? आपको कितना याद हुआ उस पर निर्भर करेगा कि सर वो रहने दो आप, वो हमारा काम है। सही है? चलो इधर, अब कोई फालतू नहीं बोलेगा। बेटा माइकल फैराडे ने इसको खोजा था। थोड़ा सा कभी फैक्ट पूछ लिए तो ध्यान रखना। ट्रांसफॉर्मर का सिद्धांत लिखो, कौन सा होगा बेटा? अन्योन्य प्रेरण। अब ये मत पूछना अन्योन्य प्रेरण क्या होता है, पढ़ा रखा है मैंने। म्यूचुअल इंडक्स, अन्योन्य प्रेरण। कार्य बताओ, ट्रांसफॉर्मर किस पर काम करेंगे, एसी पर या डीसी पर? डीसी पर कभी काम नहीं करेगा, हमेशा किस पर काम करेगा? एसी पर। क्यों? क्योंकि देखो ट्रांसफॉर्मर में क्या होता है, दो कुंडली होती है।
ठीक है मित्रों। और इसके ऊपर ट्रांसफॉर्मर पे क्या होगा, लोहे की नर्म क्रोड, नर्म लोहा जो होगा उसकी प्लेटें होगी, क्रोड जिसको बोलते हैं, नर्म लोहे की प्लेटों का बना होगा। और उसके ऊपर फिर क्या होगा, तांबे की तारों का लेप होगा। ठीक है मित्रों। अब हम कह रहे हैं कि एक कुंडली में जब चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तित होता है तो दूसरी कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। अब मित्रों, फ्लक्स में परिवर्तन तब होगा जब धारा आएगी जाएगी। अगर धारा लगातार आ रही है तो परिवर्तन होगा क्या? अगर धारा आएगी जाएगी तो जैसी धारा इसमें आएगी तो ये चुंबक की तरह व्यवहार करेगी। भाई हमने कहा ना कि जब किसी भी कुंडली में धारा प्रवाहित करते हैं तो वो चुंबक की तरह व्यवहार करती है। तो इसमें चुंबक बनेगा, पास में खाली कुंडली पड़ी है। अब बताओ, इस चुंबक के अंदर चुंबकीय बल रेखाएं होगी जो उत्पन्न होगी और यहां पर आएगी। अब हमने धारा बढ़ाई, कम की आई, कम की आई, जीरो, तो फ्लक्स आया गया, आया गया, आया गया। तो बोलो फ्लक्स में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? और उसकी वजह से इसमें धारा उत्पन्न होगी और इस धारा को हम प्राप्त करेंगे। इसको नाम दिया अन्योन्य प्रेरण। तो अगर मैं इसमें डीसी धारा लाऊं तो धारा आएगी जाएगी नहीं, डीसी तो लगातार आती है, तो फिर फ्लक्स में परिवर्तन नहीं होगा। इसलिए याद रखना, ट्रांसफॉर्मर हमेशा किस धारा पर काम करेंगे? एसी पर, डीसी पर काम कभी नहीं करेंगे। ये अगर सत्य सत्य कथन आता तो पहला पॉइंट याद रखना है, प्रेरित धारा, क्योंकि प्रेरण से आ रही है। अब मित्रों ध्यान रखना, पहले पॉइंट याद हो गया, कोई दिक्कत नहीं? तो लिखो एक लाइन, कार्य में पहला बिंदु लगा लिखो, ट्रांसफॉर्मर केवल प्रत्यावर्ती धारा एसी धारा पर कार्य करते हैं। कार्य में एक नंबर बिंदु लगा के लिखो, ट्रांसफॉर्मर केवल प्रत्यावर्ती धारा पर कार्य करते हैं। केवल प्रत्यावर्ती धारा पर कार्य करते हैं। केवल किस पर काम करेंगे बेटा? प्रत्यावर्ती धारा पर। दूसरा लिखो, ट्रांसफॉर्मर प्रत्यावर्ती धारा के, ट्रांसफॉर्मर प्रत्यावर्ती धारा के आवर्ती में, फ्रीक्वेंसी आवर्ती में बिना परिवर्तन किए, आवर्ती में बिना परिवर्तन किए, आवर्ती में बिना परिवर्तन किए एसी के वोल्टेज को या विभव कह दो, बोली विभव को वोल्टेज मापते हैं, वोल्टेज को परिवर्तित करते हैं, परिवर्तित करते हैं। दूसरा बिंदु, तीसरा बिंदु अलग से लिखो, कार्य नहीं है, बिंदु अलग बढ़ाओ, कार्य दो ही है इसका मेन काम। फिर लिखो बेटा, ट्रांसफॉर्मर नर्म लोहे की, ट्रांसफॉर्मर नर्म लोहे की क्रोड का बना होता है। नर्म लोहे की क्रोड बोलते हैं, या प्लेट क्रोड का बना होता है, जिस पर दो कुंडली पाई जाती है, दो कुंडली पाई जाती है। ट्रांसफॉर्मर दो प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट लाइन, ट्रांसफॉर्मर कितने प्रकार के होंगे बेटा? दो। कौन कौन से? एक लिखो बेटा, स्टेप अप
ऊंचाई ट्रांसफॉर्मर और एक लिखो स्टेप डाउन। ऊंचाई ट्रांसफॉर्मर और अपचाई ट्रांसफॉर्मर, दो प्रकार के। कौन कौन से? एक ऊंचाई और दूसरा अपचाई। ऊंचाई के अंदर लिखो और अपचाई में लिखो। ऊंचाई यानी कि स्टेप अप, देखो यह, फिर स्पीड हो गई क्या वापस? इस बार तो धीरे ही बोला यार मैंने। अभी भी तेज है? किसने बोला था उस समय? तेज है? सही है? तो फिर कहाँ गया भाई? सही है, लिखो। कुल मिला के तुम लोग आज मेरा कोर्स पूरा नहीं होने दोगे, ये मैं समझ गया, नहीं हो पाएगा। चलो कोई नहीं, और ले लेंगे क्लास। लिखो आप, बस 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 लिखो। बोलूं क्या? पहले सुन लो ताकि पिक्चर हो तो मन से लिख सकते हो। ऊंचाई विद्युत धारा के वोल्टेज को बढ़ाते हैं और अपचाई विद्युत धारा के वोल्टेज को कम करते हैं। लिख दो। विद्युत धारा के वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो हो जाएंगे ऊंचाई ट्रांसफार्मर। विद्युत धारा के वोल्टेज को बढ़ाते हैं और अपचय में लिख दो, विद्युत धारा के वोल्टेज को कम करते हैं। वोल्टेज को कम करते हैं तो मेरा ट्रांसफार्मर कम भी कर सकता है और बढ़ा भी सकता है। तो जहां हमें वोल्टेज कम करना है वहां तो काम लेंगे अपचय, यानी कि चार्जर में कौन सा ट्रांसफार्मर होगा और मोहल्ले की बाहर कौन सा होगा? स्टेप अप, जो मोहल्ले में बढ़ते हुए लोड को कंट्रोल करेगा। घरों में विद्युत धारा के वोल्टेज का लोड बढ़ेगा, उसको कंट्रोल करने का काम करेगा कौन? ऊंचाई। तो जहां हमें वोल्टेज बढ़ाकर प्राप्त करना है वहां काम में लेंगे ऊंचाई, जहां हमें कम काम में लेना है वहां काम में लेंगे अपचाई। स्टेप अप और स्टेप डाउन हो गए दो प्रकार के। ये हो गया आपका ट्रांसफॉर्मर। अब लिखो आगे लट्टू, लट्टू नहीं, विद्युत बल्ब। लिखो विद्युत बल्ब। हालांकि आजकल बल्ब का उपयोग नहीं हो गया, कम हो गया, पर पढ़ना पड़ेगा कभी आ जाए तो। हाँ, बल्ब, विद्युत बल्ब। बल्ब लिखो बेटा, काम, कार्य लिखो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलना। इसके अंदर तंतु किसका बना होता है? टंगस्टन का। इसमें गैस कौन सी होती है? ऑर्गन। क्या हुआ? ऑर्गन, और कई बार ऑर्गन के साथ मिक्स करते हैं कौन? नाइट्रोजन। ऑर्गन और मिक्स पूछ ले तो ऑर्गन के साथ मिलाएंगे किसको? नाइट्रोजन को, N2 को। अच्छा, ये तो हो गया बल्ब। अच्छा, एक शब्द सुना आपने कभी? बल्ब रेटिंग। एक शब्द सुना क्या? बताओ, बल्ब रेटिंग क्या होती है? सुना है तो बताओ फिर।
जैसे एक बल्ब रेटिंग यानी कि एक बल्ब है जिसके ऊपर लिखा हुआ होता है रेटिंग कहलाता है, और इस बल्ब पे लिखा हुआ है 220 वोल्ट और 30 वॉट, ये रेटिंग है। कभी देखना बल्ब पे लिखा हुआ मिलेगा। इसका मतलब क्या होता है? कि ये बल्ब 220 वॉट पर चलने पर कितनी शक्ति उत्पन्न करेगा, और 30 से ज्यादा अगर आपने दे दी तो वो फ्यूज हो जाएगा। अगर आपने इससे ज्यादा दे दी तो क्या हो जाएगा? फ्यूज। और कम विभव दिया तो क्या होगा? तो चमक कम हो जाएगी, प्रकाश कम हो जाएगा, डिम हो जाएगा। और ज्यादा दिया तो फटाका बोल जाएगा, और बराबर दिया तो पूर्ण रूप से चमकेगा। ये होता है रेटिंग का मतलब। तो 2 लाइन लिख देते हैं, लिखो। पहले लिखो विद्युत बल्ब रेटिंग, फिर ये अंक लिख दो, फिर नीचे लिखो बल्ब रेटिंग 220 वोल्ट और 30 वॉट। कुछ भी हो सकता है, मैंने तो एक लाइन लिखी है, 100 वाट भी हो सकता है, क्यों नहीं होगा। लिखो पहले तो इसका लिख दो, इसका अर्थ मेरा। अरे भाई एक काम करो, इसके ऊपर बढ़ाओ घोड़ा और लिखो इसका अर्थ। समझ गए? किसका? 220 और 30 का। इसका अर्थ डैश करके लिखो। बल्ब को 220 विभव देने पर 220 वोल्ट विभव देने पर वह 30 वॉट की शक्ति देगा। 30 वॉट की शक्ति देगा। अर्थात बल्ब को 220 वॉट की विभव देने पर 220 वोल्ट विभव देने पर 30 वॉट की शक्ति देगा। सही तो बोला? तो इसने पूछा दादा, मैंने वापस बोला पागल। कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मास्टर के मजे ले रहे हो। ले लो बेटा, ले लो। मैंने ये कहा कि यह ऐसी रीडिंग जो बर्फ पे लिखा है, इसका मतलब है कि हमने आपको इतना वोल्ट उसको विभव दिया तो इतनी शक्ति होगी, बस खत्म। कोई हाईफाई लाइन थोड़ी लिखाई। लिखो बेटा बल्ब रेटिंग, नेक्स्ट बिंदु या पॉइंट बना के लिख दो, बल्ब रेटिंग से ज्यादा, बल्ब रेटिंग से ज्यादा विभव देने पर, रेटिंग से ज्यादा विभव देने पर वह फ्यूज हो जाएगा, यानी कि निष्क्रिय हो जाएगा। वह फ्यूज, ब्रैकेट लिख दो, निष्क्रिय हो जाएगा, निष्क्रिय हो जाएगा। फ्यूज यानी कि निष्क्रिय, इनएक्टिव हो जाएगा। तथा रेटिंग से कम विभव देने पर तथा रेटिंग से कम विभव देने पर वह कम चमक, उसकी चमक कम हो जाएगी। तो उसकी चमक कम हो जाएगी। इस रेटिंग का एक फॉर्मूला आपको याद रखना, V1 स्क्वायर बटा P1 बराबर V2 स्क्वायर बटा P2। ये फॉर्मूला लिखो रेटिंग का। यानी कि पहले इस पे रेटिंग कितनी है, फिर आप विभव कितना दे रहे हो तो शक्ति पूछते हैं, या शक्ति दे के विभव पूछ लेते हैं। V1 P1
V2 P2 और V1 का स्क्वायर है, इस बात का ध्यान रखना। ये फॉर्मूला थोड़ा सा याद रखना। कैसे कह दे भाई कि 220 वोल्ट का और 30 डब्ल्यू रेटिंग है, और यदि उसे 110 वोल्ट दिया जाए तो शक्ति कितनी होगी? तो P1 ये रहा, V1 ये रहा 110, और V2 फिर ज्ञात कर लो P2। कैसे? एक प्रश्न करो, चलो छोड़ो, एक प्रश्न लिखो, इस फॉर्मूले बेस पे प्रश्न लिख देते हैं। लिखो, एक विद्युत बल्ब की रेटिंग रेटिंग 220 वोल्ट व 200 वॉट है, या 100 वॉट लिख दो, ज्यादा यूज होता है, 100 वॉट लिख दो। 100 तो कट जाएगा आराम से, चलो 200 वॉट है। यदि गजब आज उसे 110 वोल्ट धारा दी जाए तो उसकी विद्युत शक्ति ज्ञात करें। मतलब तुम लोगों को मास्टर एक छोटा ऑप्शन दे दे तो भी लफड़ा, खतरनाक लोग हो। बताओ इसका आंसर, शक्ति कितनी होगी? इसलिए मैंने कहा ताकि क्लियर हो जाए, डाटा कट गया, लफड़ा नहीं हो जाता। देखो इधर फॉर्मूला क्या है बेटा, V1 स्क्वायर बटा P1 बराबर V2 स्क्वायर बटा P2। बताओ, स्क्वायर फिक्स है, फॉर्मूला फिक्स है, ये पूरा निकाल के बताओ। चलो इधर बताओ, V1 कितना दिया? 220 बटा 220, फिर 100 बराबर इधर क्या है बेटा? 110 बटा 110, और आपको W ज्ञात करना, यही है। इसको इधर लाएं, इसको इधर चेंज करें तो क्या होगा बेटा? देखो ये यहां नीचे जाएगा, सॉल्व कर लोगे ना इसको आप, तो कितना उत्तर आया? कुछ 50 बता रहे थे, 25 आया। गड़बड़ कैसे कर रहे थे? तो बेटा W यहां आगे लाऊं, W बराबर क्या हो जाएगा? 110 बटा 110 इंटू 100 बटा 220, यही है, यही आया क्या? 1 2 1 2 2 2 4 25 वॉट। पूरे कर दो, मैंने फिर कहोगे कैसे एसएन बेसन। ये लो, सिंपल ही तो है। तो बताओ ये फ्यूज होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि शक्ति कितनी आ रही है, जबकि वो कितना कर 100 तक सहन सकता। चले बढ़ो आगे। 2 लाइनें थी, कुछ नहीं, कई बार पूछ ले तो थोड़ा आपको नॉलेज होना चाहिए। अब क्या बचा है? एक लिखो तार, घर में काम में लेते हैं ना तार, तार है तो आर है, बाकी वो बेकार है। तार वायर, अगला बिंदु लगा के लिखो तार अरे घर के अंदर वायरिंग देखी क्या आपने कभी? तो कितने कलर के तार काम में लेते हैं? 3।
मेनली कितने काम में लेते हैं? मेनली 3 काम में लेते हैं। मेरी बात सुनो, वो आपके हिसाब से ले लो, एक अलग बात है। मेनली 3 तार होते हैं बेटा, 3 पिन होती है, याद करो। इधर उधर फालतू बात करने की बजाय 2 शब्द सुन लो, कुछ ग्रहण करके जाओ। बेटा जो लाल तार होता है उसमें हमेशा करंट आता है, और जो हरा तार होता है वो हमेशा भू संक्रमित होता है, भूमि से जोड़ते हैं। अर्थ तार जिसको आप कहते हो, अर्थ होना, अर्थ मतलब भूमि से कनेक्शन हो गया। तो लिखो लाल तार के सामने विद्युतमय तार, उदासीन तार। कभी पूछ ले, थोड़ा सा ध्यान रखना। हाँ भाई, नहीं, मतलब करंट किस में सप्लाई होगी? लाल में। सहयोगी कौन होगा? काला। हाँ, और भू संक्रमित तार होगा, वो एक्स्ट्रा तार विभव को किधर ले जाएगा? विद्युत जमीन में दे देगा, ताकि शॉर्ट सर्किट नहीं। हाँ, कुछ नहीं होता। कई बार कहते हैं देख मैं तार के हाथ लगा रहा हूं, करंट नहीं आ रहा, उसको पता उदासीन लगा रहा हूं, उसको क्या राल पे लगा। समझे आप? कई बार होता है। कई बार देखो, आप टेस्टर काम में लेते हो ना, तो आपने दोनों में डाला, एक में करंट नहीं आएगा, एक में आएगा, तो जिसमें आ रहा वो लाल तार होगा, विद्युत में तार, दूसरा सहयोगी होगा, और तीसरा एक्स्ट्रा को जमीन में ले जाने वाला। बेटा किसी को हाथ लगो करंट आ सकता है, फालतू बात ना करें, क्योंकि सर्किट हो सके हर जगह। मेरी बात सुनो, हर जगह जो तार काम में लेते हैं घरों में, तो अगर जो इलेक्ट्रीशियन है वो समझदार है, वो इंजीनियर है इलेक्ट्रीशियन, तो काम में ले लेगा, इसको विद्युत से जोड़ेगा और इसको निष्क्रिय रखेगा। अब कोई सीधा सीधा काम सीखा हुआ, कोई भी 2 तार होने चाहिए, और उसने उल्टा जोड़ दिया, और तुमके मास्टर ने कहा था इसमें नहीं आता है, उसने जोड़ दिया, बाबड़ा मेरे ऊपर आ जाएगा। इसलिए कभी भी किसी तार को हाथ ना लगाए। मतलब मैं आपको एक जानकारी देना चाह रहा हूं, न कि तारों के हाथ लगाने की बात कर रहा हूं। घर से बात भी हो। लिखो, एक लाइन लिखो बेटा, लिखो, नोट लगा के लाइन लिखो, नोट। जब विद्युत में तार, जब विद्युत में तार यानी कि लाल, विद्युत में तार तथा उदासीन तार, उदासीन तार के मध्य, उदासीन तार के मध्य कभी संपर्क हो जाए, कभी संपर्क हो जाए तो प्रतिरोध का मान अचानक कम हो जाता है, तो प्रतिरोध का मान कम हो जाता है, जिससे विद्युत धारा का मान बढ़ जाता है, जिससे विद्युत धारा का मान बढ़ जाता है, जिसे शॉर्ट सर्किट कहते हैं, जिसे शॉर्ट सर्किट कहते हैं। क्या बोलेंगे बेटा? शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट कहते हैं। तो कभी ना शॉर्ट सर्किट आग लगी, क्या है वो? दोनों तार आपस में कभी कट जाए, कहीं उनके ऊपर जो उष्मारोधी परत है वो हट जाए, संपर्क आ जाए, तो आग लग सकती है। ये होता है बेटा लघु पथन। हिंदी में क्या बोलते हैं? लघु पथन।
शॉर्ट सर्किट। हाँ, क्योंकि प्रतिरोध कम हो जाता क्रिया के कारण, लिखा है ना लाइन आगे। नेक्स्ट देखो बेटा, फ्यूज तार, हालांकि बहुत पुराना हो चुका पर कभी पूछ लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट फ्यूज। अगला बिंदु लिखो बेटा फ्यूज। फ्यूज तार देखो बेटा, यह कम गलनांक वाला मिश्र धातु का तार होता है। मिश्र धातु का बना तार कम गलनांक वाला मिश्र धातु का तार होता है जो शॉर्ट सर्किट के समय घरेलू उपकरण को जलने से बचाने के लिए सुरक्षात्मक उपकरण के रूप में काम में लेते हैं। और ये किसका बना होता है? देखो Sn प्लस Pb सीसा और टिन का बना होता है। Sn मतलब टिन, Pb मतलब सीसा। लिख दो यह सीसा टिन, सीसा पहले लिखा तो Pb Sn का बना होता है। भाई आ जाए ना, किस मिश्र धातु का बना होता है? Sn प्लस Pb। इसको टाका धातु भी कहते हैं, टंका धातु। लिख दो बेटा, इस मिश्र धातु को और क्या नाम दिया जाता है? टंका धातु। टंका मिश्र धातु कौन है? तो उत्तर होगा Sn Pb। हो गया, फ्यूज तार हो गया, ये हो गया। एक घर में और कहाँ लिख दो, एक विद्युत हीटर लिख दो, विद्युत हीटर। हाँ, विद्युत हीटर हाँ, सिद्धांत लिखो बेटा। इसका सिद्धांत क्या होगा? देखो, धारा का उष्मीय प्रभाव। इसका तार उच्च प्रतिरोध वाली मिश्र धातु का बना होगा, नाइक्रोम का बना होता है। नाइक्रोम निकिल, मैग्नीज, क्रोमियम और Fe का मिश्र धातु है। मिश्र धातु जो है नाइक्रोम, ये कुछ प्रतिरोध है, हाई रेजिस्टेंस होता है। और पूछ ले मिश्र धातु नाइक्रोम कौन कौन सी इसमें धातुएं पाई जाती है? तो निकेल, मैग्नीज, क्रोमियम और Fe लोहा नामक मिश्र धातुओं का बना होता है। लिख दिया? हाँ भाई, Ni मतलब निकल, Mn मतलब मैग्नीज। लिख ही देता हूं यार, बोलूंगा इससे अच्छा तो।
Na का मतलब क्या बेटा? निकल। बस हो गया सबके? तो अगला लिखो टॉपिक विद्युत सेल। लास्ट। लगता आप मेरी भाषा समझना बंद हो चुके हो। विद्युत सेल हेडिंग विद्युत सेल, इलेक्ट्रिक सेल। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लगभग मैंने सभी टॉपिक पढ़ा दिए, घरेलू उपकरण भी साथ साथ पढ़ा दिए। अब सिर्फ एक टॉपिक बचा है इसका, छोटा सा, इलेक्ट्रिक सेल, और इसके साथ ही यूनिट पूरी हो गई। ज्यादा समय नहीं लिया मैंने इसमें, 2-3 दिन लिए बस। 3 दिन ही हुए ना, मतलब 4-5 घंटे लिए, और उसमें भी मैंने इसमें पूरा ढंग से पढ़ाया है। अब जिम्मेदारी आपकी रहेगी अच्छे से रिवाइज करना। रिवीजन तो आपको करना पड़ेगा, कर लोगे? चलो लिखो इलेक्ट्रिक सेल, विद्युत सेल। लिखो इसके अंदर किसी भी विद्युत परिपथ में, किसी भी विद्युत परिपथ में उपयोग में लेने वाले, उपयोग में लेने वाले, किसी भी परिपथ में उपयोग में लेने वाले वे उपकरण, वे उपकरण जो परिपथ में, जो परिपथ में विद्युत धारा उत्पन्न करते हैं, जो परिपथ में विद्युत धारा उत्पन्न करते हैं, विद्युत सेल कहलाते हैं। विद्युत सेल कहलाते हैं, जो 2 प्रकार के होते हैं, जो 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 प्राथमिक विद्युत सेल, और दूसरा लिखो बेटा द्वितीयक विद्युत सेल। प्राथमिक विद्युत सेल और सेकेंडरी विद्युत सेल कितने प्रकार के होंगे बेटा? 2, प्राइमरी और सेकेंडरी। पहले लिखो प्राथमिक विद्युत सेल। प्राथमिक, एक को थोड़ा थोड़ा पढ़ लेंगे, दोनों संरचना देख लें। प्राथमिक विद्युत सेल, प्राइमरी विद्युत सेल। लिखो यह विद्युत ऊर्जा को, नहीं सॉरी, चलो लिखो यह विद्युत ऊर्जा को एक ही बार उत्पन्न करते हैं। लिख दिया तो ये ले, एक ही बार उत्पन्न करते हैं तथा इन्हें बार बार उपयोग में नहीं लिया जा सकता। तथा इन्हें बार बार उपयोग में नहीं लिया जा सकता
अर्थात यह रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। यह रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं, जिसे डिस्चार्जिंग कहते हैं। डिस्चार्जिंग, जिसे डिस्चार्जिंग कहते हैं तथा इन्हें पुनः चार्जिंग नहीं किया जा सकता। बेटा इधर देखना, इसकी संरचना ये एक ही बार उपयोग में आता है, तो यूज एंड थ्रो वाले सेल हैं जिनको हम प्राइमरी सेल कहते हैं। ये प्यारे मित्रों जो आपके सेल हैं, इधर देखो, इसके अंदर आपने देखा होगा बीच में, याद करो वो पल, इधर याद करो वो पल जब घर में रिमोट में घड़ी में सेल खत्म हुआ, डिस्चार्ज हुआ और आप घर में बैठे हो, छोटे थे तब, याद करना वो पल, और मम्मी ने कहा कि ये ले, ये सेल बाहर फेंक के आ, तो अपन तुरंत बोले थे, भाई बहन दोनों बैठे, तो इधर लो, मैं फेंक क्या, तो इधर मम्मी इधर, तुरंत आपने सेल हाथ में लिया, कहीं भाई ने ले ले, और उस बाहर गए, जेब में डाला, थोड़ी देर रुके, आ गई, फेंक दिया, क्योंकि मन में था इसके अंदर क्या है, याद करो, मन में था इसके अंदर क्या है। अब तुरंत फोड़े सेल को, तो मम्मी फोड़े, इसलिए अपन अपने बैग में किताबों में छुपा के सेल को रखते थे। और याद करो जिस दिन मौका मिलता था सेल वापस बाहर आता, बड़ी मशक्कत करते, मेहनत करते, फिर सेल को तोड़ते, दिमाग खराब हो जाता, उसमें काली सी रोड निकली और कुछ नहीं था। और इसके अलावा प्यारे मित्रों चुपचाप बैठ जा, बदमाशी मत कर, ठीक रहेगा। और उसके अंदर कुछ केमिकल भी भरा होता है। तो प्यारे मित्रों ये जो आपको केमिकल दिख रहा है, ये है, ज्यादा हो गया, ये है MnO2, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो आज इसमें कौन सा केमिकल भरा होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, MnO2 और मैग्नीज ऑक्साइड, MnO2 होता है बेटा। फिर आपको ये रोड दिखी, ये ग्रेफाइट की छड़ होती है जो आपके धनायन का काम करती है, जिसको अपन एनोड कहते हैं। ये धनात्मक सिरा था, एनोड। और बेटा ये पात्र खुद ही होता है जो जिंक, किसका बना होता है, जिंक या जस्ता का, और ये ऋणात्मक सिरा का काम करता है, जिसको हम कैथोड कहते हैं। ये होता है प्राथमिक सेल। प्रश्न है यही है, नहीं देख लो इसको अच्छे से, और ठीक है। प्रश्न इतना सा आएगा, देखो अगर आता है तो क्या, प्राथमिक सेल में पात्र किसका बना, जिंक का। प्रश्न पूछ ले ऋणात्मक सिरे का काम कौन करता है, जिंक का पात्र खुद। अजय धनात्मक सिरे का काम ग्रेफाइट की छड़। अजय केमिकल कौन, MnO2। बस बना लो है भाई। अब मैंने कहा बना लो, अब इसको लिखने की जरूरत थोड़ी। हाँ ये तो बना तो ले, वो भी बोलूंगा।
हो गया भाई? तो ठीक है, इससे आगे पढ़ेंगे कल। थैंक यू।